अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, यूजेस एंड एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एपिडेमियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एपिडेमियोलॉजी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है, यानी इस इल्म का नाम यूनानी ज़बान के 3 अल्फाजों को मिला के बनाया गया है। एपी अमंग, यानी एपी का मतलब होता है दरमियान या के अंदर, यानी किसी कम्युनिटी या लोगों के दरमियान होने वाली चीज़। डिमोस, डिमोस का मतलब होता है पीपल, लोग या आबादी। इससे मुराद इंसानों का एक ग्रोह होता है या कम्युनिटी होती है। लोगोस, स्टडी, लोगोस का मतलब है मुतालिया या इल्म, यानी किसी सब्जेक्ट को रिसर्च या ऑब्जर्वेशन के जरिए समझना। इट मीन्स एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज इवेंट्स अकर अमंग पीपल। इसका मतलब है कि एपिडेमियोलॉजी लोगों के दरमियान पैदा होने वाली बीमारियों या सेहत से मुतालिक वाक़ियात के मुताले का नाम है, यानी स्टडी का नाम है। इसमें यह देखा जाता है कि बीमारी कब, कहाँ, क्यों और किन लोगों में पैदा हुई। According to WHO, epidemiology is a study of distribution and determinants of health-related states and events in a specified population and the application of this study to control of the health problems. एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा नॉलेज है जिसमें किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो हेल्थ रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं डिसीज़ की और डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इनकी जो स्टडी है वो की जाती है। और फिर इस जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इस इंफॉर्मेशन को जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशंस होती है तकसीम, बीमारी कहाँ, कब और किन लोगों में ज़्यादा पाई गई है। डिटर्मिनेंट्स होते हैं बीमारी पैदा होने की वजूहात क्या हैं, यानी कोजेज और रिस्क फैक्टर कौन से हैं। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की बात की जाए तो किसी खास इलाके, शहर, मुल्क या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो पीपल्स होते हैं उनको कहा जाता है। एप्लीकेशन कहते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जो आपने इंफॉर्मेशन गेट की है, हासिल की है, उसको बीमारी की कंट्रोल और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना, अप्लाई करना। एपिडेमियोलॉजी फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी बिगेन विद आदम and Eve, both trying to investigate the qualities of the forbidden fruit. Later on, it emerged in the 19th century, focusing on disease patterns, causes, and control in populations. Pioneers like John Snow laid the foundation for modern public health practices. ये एक मजाकिया या लामती जुमला कह लें। इसका मतलब ये नहीं है कि एपिडेमियोलॉजी वाकई आदम और हवा से शुरू हुई, बल्कि ये जाहिर करता है कि इंसान शुरू ही से चीज़ों के जो असरात होते हैं, इनके रिजल्ट्स होते हैं, वो जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो तो जसूस में आते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, ट्राइंग करते हैं वो। फिर कहते हैं 19th सेंचुरी में एपिडेमियोलॉजी एक बाकायदा साइंटिफिक नॉलेज के तौर पर सामने आई हुई है। इस दौर में जो साइंसदान हैं या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीमारियों के फैलाव, यानी बीमारी कैसे फैल रही है, इनके जो फैक्टर्स होते हैं और इनकी जो प्रिवेंशन है, उन पर जो रिसर्चेज हैं वो करना स्टार्ट कर दी, उनको कैसे कंट्रोल करना है। पायनियर्स कहते हैं माहिरीन में से एक जो जॉन स्नो है, उन्होंने क्या बुनियाद रखी, मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की फाउंडेशन यानी बुनियाद रखी। जैसे जॉन स्नो ने प्रैक्टिस की कि जो कंटामिनेटेड वाटर है वो बीमारी फैलने का एक फैक्टर है या कोज है, जो इस वजह से जो कोलरा की जो डिसीज़ है
उस पे उसने स्टडी करके साबित किया था जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कॉज है, और जिससे जदीद एपिडेमियोलॉजी को बहुत ज़्यादा यानी मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। इसके मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं एपिडेमियोलॉजी के: डिसीज फ्रीक्वेंसी, रेट और रेशो। डिसीज फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, इससे मुराद होता है ये जानना कि किसी आबादी में बीमारी कितनी आम हुई है, यानी रेट या रेशियो यानी कितने परसेंट है, 10% है, 20% है, ये आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज में बीमारी की तकसीम आती है, जिसमें टाइम आता है। टाइम क्या है? टाइम होता है बीमारी कब फैली, जैसे आमतौर पर सर्दियों में फ्लू ज़्यादा होता है। प्लेस जगह, बीमारी कहाँ पाई गई, यानी बाज़ इलाकों में जैसे किसी स्पेसिफिक एरिया में मलेरिया ज़्यादा है तो वो उस जगह का नाम लिखा जाएगा। पर्सन, किन लोगों में बीमारी ज़्यादा है, यानी छोटे बच्चों में है, बूढ़ों में है, खवातीन में है, किन में है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज, कॉज और रिस्क फैक्टर्स। अब बीमारी के असबाब हम जाने, ये वो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो बीमारी पैदा करने या इसका खतरा बनाने का कॉज होते हैं, यानी रिस्क फैक्टर होता है खतरा बढ़ाने का सबब। जैसे आप ये कह लें कि जो मच्छर है वो क्या है, वजह है मलेरिया की। मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, यानी ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारी या डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, तो वो रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। कोज क्या है, वजह क्या बनी, जैसे मच्छर मलेरिया फैलाता है, कंटेमिनेटेड वाटर कोलरा कोज करता है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब बात करते हैं हम यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात की जाए तो इसके 7 मेन यूजेस आते हैं, ये जिसको क्लासिफाइड किया है J.N. मॉरिस ने। ठीक है, फर्स्ट स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ, सेकंड कम्युनिटी डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग एंड इवैल्यूएटिंग हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस, फिफ्थ आइडेंटिफाइंग सिंड्रोम, sixth completing the clinical picture and natural history, seventh searching for causes and risk factors. Explain studying the history of population health. What it means: tracking the historical rise and fall of diseases over time. वक्त के साथ बीमारी के बढ़ने या कम होने का जायजा लेना, ये है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ। इसका मतलब ये है। अब एप्लीकेशन, इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग emerging public health problems, map out changing disease profiles, and make useful projections for future healthcare needs. एपिडेमियोलॉजी ये देखती है कि माजी में कौन सी बीमारियां ज़्यादा थीं, आज कौन सी आम है, और मुस्तकबिल में कौन सी बीमारियों के बढ़ने का इम्कान है। जैसे आप एग्जाम्पल इसकी ये ले सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स है, वो खतरनाक बीमारी थी लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से ये ख़त्म हुई। ठीक है, फ़ायदा इससे ये हुआ जो गवर्नमेंट है और जो हेल्थ रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर की जो हेल्थ नीड्स हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं हिस्ट्री को पढ़ के। सेकंड, कम्युनिटी डायग्नोसिस। व्हाट इट मीन्स, कम्युनिटी डायग्नोसिस का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ इल हेल्थ विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कि इसी स्पेसिफिक आबादी में बीमारियां और जो हेल्थ रिलेटेड जो मिसाइल होते हैं उनकी जो असल सूरत हाल है वो मालूम करना। ट्रू एक्सटेंट ऑफ इल हेल्थ विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो ये थी कम्युनिटी डायग्नोसिस। एप्लीकेशन, ये कहाँ अप्लाई होते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज़ descriptive data such as morbidity, mortality, and disability rates to pinpoint which specific groups are at the highest risk or require targeted intervention. अब बात की जाए ये जानना कि कितने लोग बीमार हैं,
किस बीमारी में मुब्तला हैं और कौन से ग्रुप के ज़्यादा मुतासिर हैं, जैसे बच्चों में है, बूढ़ों में है, जो यंग हैं उनमें ज़्यादा है। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर किसी गांव में डेंगू के मरीज ज़्यादा हों तो इस इलाके को हाई रिस्क एरिया करार दिया जाता है। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि आप क्या करते हैं, आपको ज़रूरतमंद जो नीडी इंडिविजुअल्स होते हैं या इलाके होते हैं टारगेट, ये इस तरह उन तक सेहत की जो सहूलियात हैं वो पहुंचाने में आपको मदद मिलती है। स्पेसिफिक ग्रुप आपको मिल जाता है ना, टारगेटेड, आप उस पर इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं। तो ये थी कम्युनिटी डायग्नोसिस। थर्ड आता है प्लानिंग एंड इवेलुएटिंग हेल्थ सर्विसेज। व्हाट इट मीन्स एनालाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज बर्डन टू ऑप्टिमाइज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है? प्लानिंग एंड इवेलुएटिंग हेल्थ सर्विसेज का मतलब है कि बीमारियों के बोझ के मुताबिक सेहत की जो सहूलियात होती हैं उनकी जो प्लानिंग करना, ठीक है, फिर उसको इवेलुएट भी करना। Application provides the evidence based needed for the rational allocation of limited hospital resources, staffing, and specialized units. It also serves to evaluate whether an implemented health measure or therapy is effectively reducing disease frequency. Hospitals स्टाफिंग और जो मेडिसिन होती है, जो बजट की जो डिवीजन होती है वो साइंटिफिक बेस की जाती है। एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि अगर किसी इलाके में जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं तो ये करते हैं कि वहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट कायम किया जा सकता है। फ़ायदा इससे ये होता है कि रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ होता है और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं इस तरह। फोर्थ आता है एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस। व्हाट इट मीन्स कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज अक्रेंस रिलेटिव टू स्पेसिफिक एक्सपायर्स। इसका मतलब ये होता है कि किसी शख्स में बीमारी पैदा होने के इम्कानात का अंदाज़ा लगाना कि इस जो शख्स है इसके अंदर ये बीमारी के चांसेस हैं। और एप्लीकेशन बाय यूजिंग कैलकुलेशंस लाइक रिलेटिव रिस्क, attributable risks, clinicians can assess average individual risks regarding diseases, accidents और congenital defects. एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें जो लंग कैंसर है उनका जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। तो जो मुख्तलिफ जो रिस्क फैक्टर हैं उनको देखकर जो बीमारी के चांसेस होते हैं उनका हिसाब लगाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को बीमारी से जो प्रिवेंशंस होती हैं उनके बारे में एजुकेट कर दिया जाता है। फिफ्थ, आइडेंटिफाइंग सिंड्रोम। व्हाट इट मीन्स ऑब्जर्विंग हाउ क्लिनिकल फिनोमिना क्लस्टर टुगेदर अक्रॉस पॉपुलेशंस। आइडेंटिफाइंग सिंड्रोम्स ऐसी अलामात या निशानियों की निशानदेही करना जो अक्सर एक साथ जाहिर होती हैं। Application. It helps refine medical diagnosis by tracking frequently associated findings in groups, which helps correct clinical misconceptions regarding specific disease presentations. एप्लीकेशंस, इसमें जब कई बीमारियां बार बार एक ही बीमारी में इकट्ठी नज़र आएँ तो ये एक महसूस सिंड्रोम की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसे कहते हैं। एग्जाम्पल है, जो नमूनिया के मरीज़ हैं इसमें ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं ना वो पाए जाते हैं कि बुखार भी है, खांसी भी है, सांस लेने में मुश्किल भी हो रही है, तो ये सारा नमूनिया के मरीज़ में पाए जाते हैं। फ़ायदा इससे ये होता है कि जो मेडिकल डायग्नोसिस होती हैं वो एक्यूरेट होती है, ठीक है, और इस तरह जो डिसीज़ है उसको बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। आइडेंटिफाइंग सिंड्रोम।
ये था। 6 आता है completing the clinical picture and natural history. What it means? Mapping out the entire progression of a disease from its subclinical onset to its ultimate resolution. इसकी बीमारी के स्टार्टिंग से लेके इसके एंडिंग तक तमाम जो स्टेप्स होते हैं उनको स्टडी करना। Application: while a clinician can only sees patients who present with active symptoms, epidemiology includes symptomless or undemanding cases to construct a comprehensive understanding of chronic and acute conditions. एपिडेमियोलॉजी सिर्फ जाहिर होने वाले मरीजों को नहीं बल्कि ऐसे अफराद को भी शामिल करती है जिसमें बीमारी मौजूद हो मगर अलामात जाहिर ना हो, यानी कि उसके साइंस सिम्टम्स ना जाहिर हों। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी में बाज़ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कई साल तक कोई भी अलामात नहीं जाहिर होती और उसके बगैर वो रह सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि बीमारी की तरक्की होती है, यानी डिसीज़ प्रोग्रेस करती रहती है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन ये होता है इनको समझा जाता है। ये थी कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री। 7. Searching for causes and risk factors. What it means? Investigating the underlying behavioral, environmental, genetic, and social determinants of health conditions. Applications: this is the core of outbreak investigations and epidemiological studies like cohort or case control designs. Identifying the direct causes of disease to build effective primary prevention strategies. जो रिसर्च की जो स्टडी होती है उसके ज़रिए ये जाना जाता है कि बीमारी क्यों पैदा होती है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसका सबब बनते हैं। एग्जाम्पल ऐसे है कि आलूदा पानी है, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर है, कोलरा कोज कर रहे हैं। स्मोकिंग जो सी है वो लंग कैंसर कोज कर रही है। जो मॉस्किटो है वो मलेरिया कोज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि डिसीज़ की जो प्रिवेंशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं, उसके बेहतर हमें तरीके मिलेंगे, यानी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में ये इफ़ेक्टिव होंगे। तो ये थे यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यानी इसमें क्या किया जाता है, बीमारी की सेहत की जो हिस्ट्री होती है ना उसका आप स्टडी करते हैं, कम्युनिटी की डायग्नोस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इवेलुएट करते हैं हेल्थ सर्विसेज को। 4th आता है एस्टिमेटेड इंडिविजुअल रिस्क और चांसेस का हम पता करते हैं। 5th आता है आइडेंटिफाइंग सिंड्रोम्स। 6th आता है कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री। 7th आता है सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो इसके मकासद क्या है? द कोर एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एपिडेमियोलॉजी के 3 बेसिक एम्स होते हैं जो बीमारी को समझने, इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको पता करने और उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है ये पता करने के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट आता है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज़, यानी बीमारी की तकसीम और फैलाव को बयान करना। व्हाट इट डज focuses on measuring how frequently a disease or health condition occurs in a population. ये मालूम करना कि बीमारी कितनी आम है और किस हद तक लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, ये किन सवालात के जवाब देती है, यानी की फैक्टर्स इट आंसर्स दी बेसिक क्वेश्चंस ऑफ हु इज़ गेटिंग अफेक्टेड परसेंट, where the disease is occurring place and when the trend is rising or falling time. Who mean बीमारी किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े। Where बीमारी किस इलाके या जगह पर ज़्यादा पाई जाती है? When
बीमारी किस वक्त या किस मौसम में ज़्यादा पाई जाती है? जैसे डेंगू ज़्यादातर बारिशों के मौसम में और ऐसे इलाकों में फैलता है जहां मच्छर ज़्यादा हों। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ये मिलेगा कि बीमारियों के जो फैलाव हैं और इसकी जो शिद्दत होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये था एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सेकंड आता है एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू आइडेंटिफाई द etiology, causes and risk factors. What it does, looks beyond the numbers to investigate why certain individuals or populations are developing a disease while others are not. Key factors, it explores environmental, genetic, behavioral or social risk factors to establish a clear cause and effect relationship between and exposure and the health outcome. बीमारी के असबाब और खतरे के जो फैक्टर्स होते हैं उनको मालूम करना, यानी कॉजेज और रिस्क फैक्टर को मालूम करना, आइडेंटिफाई करना, ये जानना कि बीमारी क्यों पैदा हुई, ये जानना कि बीमारी क्यों पैदा हुई और कौन से जो फैक्टर्स हैं इसके खतरे को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इटियोलॉजी होता है बीमारी की असल वजह क्या थी। रिस्क फैक्टर्स यानी ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो बीमारी के जो इम्कानात हैं उनको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर है वो कोलरा कोज कर रही रहती है। इसमें जो आते हैं ना फैक्टर्स वो आ जाते हैं एनवायरमेंटल, जेनेटिक, बिहेवियरल, सोशल। मकसद ये होता है कि बीमारी और उसकी वजह के दरमियान जो ताल्लुक होता है ना वो साबित करना कि बीमारी इसके वजह के दरमियान क्या ताल्लुक था। थर्ड आता है टू प्रोवाइड डाटा फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। व्हाट इट डज, applies the gathered knowledge to design, execute and evaluate health services and preventative strategies. Key factors, the ultimate practical aim is to reduce morbidity and mortality, manage active outbreaks, allocate hospital resources efficiently, and develop evidence-based guidelines to prevent future disease occurrence. Summary takeaway, epidemiology aims to progress from observation what it is happening to causation, why it is happening, to intervention, how we can prevent and control it. जो हासिल शुदा मालूमात होती है ना, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली होती है उसको जो डिसीज़ की प्रिवेंशन होती है उनको कंट्रोल के लिए यूज़ करना। प्रिवेंशन यानी बीमारी होने से पहले से रोक देना। जैसे आप एग्जांपल ये से ले सकते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना। कंट्रोल की जब आप बात करें तो अगर बीमारी फैल रही है तो इसको कंट्रोल करना, इसे महदूद करना है। जैसे कि डेंगू के दौरान मच्छर मारा स्प्रे यूज़ करते हो तो इससे आपने क्या किया, इसको कंट्रोल किया है। इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएट करना कि जो ट्रीटमेंट है या जो सेहत के प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इन तमाम जो चीज़ों का मकसद होता है वो ये होती है कि आप बीमारी है उसको कम करते हो, जो मौत की शरह है उसको कम करते हो, जो आउटब्रेक्स होते हैं यानी वबाओं पर काबू करते हो, आप हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेज है उनका जो एफिशिएंटली यूज़ करते हो और हॉस्पिटल के जो वसाइल है उनको सही इस्तेमाल करते हो। इससे जो सेहत की पॉलिसीज़ होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं। आप समरी टेक वे आप इसकी ये कह सकते हो कि एपिडेमियोलॉजी का मकसद क्या है कि ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन के क्या हो रहा है, बीमारी कहाँ कब और किन लोगों में है। कॉजेशन, वजह मालूम करना क्यों हो रहा है। बीमारी के जो फैक्टर्स हैं, इनकी जो कॉजेज़ हैं उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मालूम करना कि ये क्यों हो रहा है। इंटरवेंशन, कि इसे कैसे रोका जाए, कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है जो कि आप यूज़ करो तो इससे ये सारा कुछ ठीक हो जाए। तो एपिडेमियोलॉजी का बेसिकली मकसद है कि बीमारियों की जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, इनकी जो फैलाव होता है उनको अच्छी तरह बयान करना, इसके जो कॉजेज़ होते हैं उनको मालूम करना, इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको मालूम करना और इस जो स्टडी है उसको
बीमारी की जो रोकथाम होती है उसको कंट्रोल करना, और इस तरह जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है। तो ये थे एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।